हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम क्लासेस स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम डेली न्यूज़ करंट अफेयर का जो सेशन है, डेली लगभग आपका 7 बजे होता है, तो हम आपको देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि डेली न्यूज़ करंट अफेयर में आज 19 अक्टूबर 2023 के बारे में हम आप डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन से न्यूज़ हमारे महत्वपूर्ण चर्चा में रहे हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। आपसे मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग क्लास को देखिए, पूरा देखिए। जहाँ पर समझ में नहीं आए वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं कि या ये चीज़ समझ में नहीं आई, इसको हम दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद में हमारे जो डेली न्यूज़ करंट अफेयर है, इसका हम प्लेलिस्ट आपको दे चुके हैं। उस प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको क्रम वाइज़ मिल जाएँगी और उसके अंतर्गत आप जितने भी प्लेलिस्ट के वीडियो हैं, उनको क्रम वाइज़ देख सकते हैं, ताकि आपका डेली न्यूज़ करंट अफेयर है, डेली का डेली करंट अफेयर कवर होता रहे और आप आगे बढ़ते रहें। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं कि विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम हमारा जो प्रमुख मुद्दा है ये है, और इसी के बारे में हमारी जो विस्तार से चर्चा होगी और इसके बारे में हम जानेंगे। तो प्रीलिम्स के लिए हमारे पास क्या कुछ है, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम। इससे स्टेटमेंट वाइज कमेंट मतलब कमेंट के रूप में पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और वर्ष 1976 का आपातकाल, वर्ष 1976 में भीषण अकाल पड़ा था भारत में, और उसके बारे में हम जानेंगे। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो विदेशी अंशदान अधिनियम और इसका जो हमारे पास इसका महत्व, ये चर्चा में हमारा रहेगा। और विदेशी अंशदान अधिनियम या विनियमन संशोधन अधिनियम 2020 का, ये हमारा दोनों चर्चा में रहेंगे। ये खबर हमारी जो स्रोत कहाँ से लिया गया है, द हिंदू से, और ये चर्चा में क्यों रहा है। तो गृह मंत्रालय से प्राप्त हालिया आंकड़ों से भारत में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA 2010 के तहत गैर सरकारी संगठनों, नॉन गवर्नमेंटल जो NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के पंजीकरण से संबंधित एक चिंताजनक पैटर्न की जानकारी मिली है। ऐसा आप लोग मान सकते हैं कि हालिया जो अध्ययन हुआ है गृह मंत्रालय का, उसके अंतर्गत एक आंकड़े हमारे सामने आए हैं। उन आंकड़ों में कुछ NGOs हैं जो मतलब गैर सरकारी संगठन हैं, उनके अंतर्गत एक चिंताजनक मतलब जो रिपोर्ट है वो सामने आई है। इसके बारे में हमें थोड़ा सा डिस्कस करने की आवश्यकता है और उसके बारे में जानने की आवश्यकता है। आंकड़ों से प्राप्त जानकारी में चिंता का मुख्य विषय क्या है कि गैर सरकारी संगठन FCRA पंजीकरण में अपने परिचालन क्षेत्रों का सही ब्यौरा प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। मतलब जितने भी NGO हैं सही ब्यौरा नहीं दे पा रहे हैं और ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं जो उनके घोषित उद्देश्यों से काफ़ी अलग हैं। अर्थात जो उन्होंने घोषणा करी है कि हम इसके लिए कार्य करेंगे या उसके लिए कार्य करेंगे, जैसे किसी बाल संरक्षण पर कोई NGO चला रहा है कोई भी व्यक्ति, तो उस बाल संरक्षण से संबंधित बच्चों के लिए कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, उनके कपड़े, उनकी शिक्षा, उनके रहन सहन, उनके लिए आवास, ये सारी की सारी चीज़ें उस पर उसको मतलब प्रभावित होना चाहिए, उस पर उसको निर्भर होना चाहिए। उन सारी की सारी चीज़ों को मुहैया करवाने के लिए, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होना चाहिए, ना कि अदर कार्यों के लिए। और इन सब जो कार्य हैं, उनके जो NGOs के कार्य हैं, वो उन कार्यों से वो जो पृथक कार्यों को कर रहे हैं, मतलब अलग दूसरे कार्यों को कर रहे हैं जो कि इनसे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। इसके बारे में हमारा जो विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम आया, इसके परिचय के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। विदेशी सरकारों द्वारा भारत के आंतरिक मामलों को प्रभावित करने के लिए स्वतंत्र संगठनों की सहायता से किए जाने वाले वित्त पोषण की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए FCRA को वर्ष 1976 में आपातकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था। इस कानून ने व्यक्तियों और संघों को दिए जाने वाले विदेशी अंशदान विनियमित करने की मांग की, ताकि वे एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के मूल्यों के अनुरूप कार्य कर सकें। FCRA में संशोधन वर्ष 2010 में किया गया था, और FCRA संशोधन वर्ष 2010 का जो हमारा नियम है उसमें देखते हैं कि क्या संशोधन हुआ। वर्ष 2010 का संशोधन, विदेशी धन के उपयोग पर कानून को सशक्त करने, राष्ट्रीय हित में हानिकारक किसी भी गतिविधि के लिए उसके उपयोग को प्रतिबंधित करने हेतु
वर्ष 2010 में एक संशोधित FCRA वर्ष 2010 में एक संशोधित FCRA अधिनियमित किया गया था और वर्ष 2020 में इसका संशोधन किया गया, क्योंकि देखिए आंकड़े बदलते रहते हैं, कार्य बदलते रहते हैं और समय बदलता है तो उसी हिसाब से हमारी परिस्थितियां बदल जाती हैं। तो हमें नियम और रेगुलेशन जो होते हैं, नियम और विनियम जो भी होते हैं हमारे बदलने पड़ते हैं और उनको उनके अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, वास्तविक समय के अनुसार, रियल टाइम के अनुसार बदलना पड़ता है, वर्तमान समय के अनुसार चलना पड़ता है। तो इसके लिए वर्ष 2020 में संशोधन किया गया। यह किसी अन्य व्यक्ति या संगठन को विदेशी योगदान से हस्तांतरण पर रोक लगाता है। किसी भी, जैसे कोई विदेशी संगठन है या किसी देश ने हमारे देश के जो संगठन है, NGO है, उसने किसी देश से फंड लिया, प्राप्त किया और फिर यहाँ पर जो राजनीतिक हस्तक्षेप है उसके बारे में और जो हमारे जो सशस्त्र विद्रोह होते हैं इनके बारे में, जो NGOs हैं वो भारत के खिलाफ मतलब कई सारी प्रकार की रचनात्मक या अवसंरचनाओं को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से, जैसे कि मणिपुर की हिंसाएं, ऐसे कृत्य करने के लिए मजबूर करते हैं वो देश, वो NGO मतलब जो कि फंडिंग पाते हैं विदेशों से। ऐसा कार्य ना हो इसलिए विदेशी योगदान के हस्तांतरण पर रोक लगा दी गई इस नियम के द्वारा 2020 में। प्रशासनिक खर्चों के लिए विदेशी अनुदान के उपयोग की सीमा को 50% से घटाकर कितना कर दिया गया, 20% किया गया, कि प्रशासनिक खर्चा कितना भी हो उसको 20% से अधिक नहीं विदेश से प्राप्त किया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं प्राप्त होगा। FCRA पंजीकरण क्या है? भारत में विदेशी दान प्राप्त करने के लिए FCRA के अंतर्गत पंजीकरण आवश्यक है और यह सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों सहित विभिन्न कार्य क्षेत्रों में संलग्न व्यक्तियों या संघों को प्रदान किया जाता है। पारदर्शिता और कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए FCRA इन परिभाषित क्षेत्रों में विदेशी योगदान को नियंत्रित करता है। पारदर्शिता और कानून का अनुपालन, इन दोनों कार्यों के लिए मतलब जो हमारा भारत का FCRA कानून है इसको क्या करता है, इसको नियंत्रित करता है। संस्थाएं और अपने कार्यों के आधार पर विविध गतिविधियों के लिए अनुमति देते हुए कई श्रेणियों के तहत पंजीकरण कर सकती हैं और मतलब विविध प्रकार की गतिविधियों, अलग अलग गतिविधियों के लिए अलग अलग पंजीकरण करना अनिवार्य है और इस प्रकार कर सकते हैं। संस्थाएं और अपने कार्यक्रमों के आधार पर विविध गतिविधियों की अनुमति देते हुए श्रेणियों के तहत पंजीकरण कर सकती हैं। विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए आवेदकों को नई दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक की एक निर्दिष्ट शाखा में बैंक खाता खोलना होगा। जैसे आपको किसी विदेश से सहायता प्राप्त करनी है तो आप भारत की नई दिल्ली, जो राजधानी नई दिल्ली है, वहाँ पर एक स्टेट बैंक की शाखा है, वहाँ पर आपको खाता खुलवाना पड़ेगा। उसके बाद में तभी आप मतलब विदेशी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ये भी सिस्टम अच्छा है। FCRA पंजीकरण के तहत गतिविधियों पर प्रतिबंध क्या क्या लगाया गया है? आवेदक को फर्जी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहिए। आवेदक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धार्मिक रूपांतरण गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए। आवेदक का इतिहास सांप्रदायिक तनाव या वैमनस्य से संबंधित नहीं होना चाहिए। अभियोजन से संबंध नहीं होना चाहिए, मतलब किसी गैर सरकारी या किसी विदेशी संगठन से ऐसा मतलब अनियोजित संबंध ना हो, जो अभियोजित संबंध ना हो, जो कि भारतीय मूल के लोगों को या भारत को किसी प्रकार की हानि पहुंचा सके। आवेदक देशद्रोह से संबंधित गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए। FCRA उम्मीदवारों, पत्रकारों, मीडिया कंपनियों, न्यायाधीशों, सरकारी कर्मचारियों और राजनेताओं और राजनीतिक संगठनों को विदेशी धन प्राप्त करने से रोकता है। ये सभी कार्य, जितने भी लोग हैं, राजनीतिक संगठन हो या पत्रकार हो, मीडिया कंपनी हो, न्यायाधीश हो, सरकारी कर्मचारी हो, राजनेता हो, इन सभी को, राजनीतिक संगठनों को, इन सभी को जो हमारा FCRA अधिनियम है, इन सभी को विदेशों से धन प्राप्ति या विदेशी फंडिंग प्राप्त करने से रोकता है। वैधता और नवीनीकरण, मतलब इसकी वैलिडिटी कब रहेगी और इसका नवीनीकरण पुनः कब हो सकेगा? FCRA पंजीकरण 5 वर्ष के लिए वैध है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से FCRA पंजीकरण 10 वर्ष के लिए होता है, 7 वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है, ऐसा क्वेश्चन। NGO पंजीकरण की समाप्ति के 6 महीने के अंदर नवीनीकरण, देखिए किसी भी व्यक्ति को अगर नवीनीकरण करवाना है तो 6 महीने के अंदर उसको नवीनीकरण करवाना आवश्यक है और सरकार के पास विभिन्न कारणों
से किसी एनजीओ का एफसीआरए पंजीकरण रद्द करने का अधिकार है। किसी भी गैर सरकारी संगठन का जो एफसीआरए पंजीकरण है उसका सरकार के पास रद्द करने का अधिकार है, जिसमें अधिनियम का उल्लंघन या लगातार 2 वर्षों तक उनके चुने हुए क्षेत्र में उचित गतिविधि की कमी शामिल है। अगर किसी एनजीओ ने उस क्षेत्र में किसी एक क्षेत्र को चुन लिया, महिला जैसे आपने चुन लिया, आपको महिला उत्थान के लिए कार्य करना है, तो उससे संबंधित आपने एनजीओ बना दिया, या एग्रीकल्चर से संबंधित किसानों की जो उत्थान के लिए कार्य मतलब करने के लिए जो आपने बना दिया संगठन, एनजीओ बना दिया, उसके बाद में आप उसके जो कार्य हैं, उसके अंतर्गत जो कार्य करने चाहिए आपको, उस पर आप सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो जो आपका लाइसेंस है, एक तरह से आपका पंजीकरण है, वो रद्द कर दिया जाएगा सरकार के द्वारा। ये उसके पास अधिकार है। आपको 6 माह के अंदर ही आपको जो नवीनीकरण करवाना होगा। एक बार रद्द होने के बाद कोई एनजीओ 3 वर्ष तक पुनः पंजीकरण के लिए अयोग्य होता है। अगर आपने एक बार मतलब अयोग्य हो गए, आपका लाइसेंस रद्द हो गया, आपका पंजीकरण रद्द हो गया, उसके बाद में 3 साल तक आपको कोई पंजीकरण आप नहीं करवा सकते हैं। एफसीआरए 2022 के नियम क्या हैं? जुलाई 2022 में एमएचए ने एफसीआरए नियमों में बदलाव किए, ठीक, और इन बदलावों में समझौता योग्य अपराधों की संख्या 7 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। मतलब जो पहले अपराधों की संख्या थी, पहले 7 हुआ करती थी, उसको बढ़ा करके 12 कर दी गई है। और नियमों ने बैंक खाते खोलने की अधिसूचना के लिए सीमा बढ़ा दी और दूर के रिश्तेदारों के योगदान के लिए अधिकतम राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी है, जिसके लिए सरकारी अधिसूचना की आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर आप किसी दूर के रिश्तेदार से फंडिंग प्राप्त कर रहे हैं, उससे आप पहले 1 लाख रुपए ले सकते थे, अब आप 10 लाख रुपए ले सकते हैं। और वहाँ पर सरकारी अधिसूचना की आवश्यकता नहीं, मतलब आप सरकारी सूचना दें या ना दें, प्राप्त कर सकते हैं। सख्त अनुपालन, इसका एफसीआरए का जो सख्त अनुपालन होना चाहिए, हमारे यहाँ पे किया जाना चाहिए। एफसीआरए में कुछ चिंताएं हैं, एनजीओज की कुछ चिंताएं हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। सख्त अनुपालन किया जाना चाहिए। इन एफसीआरए पंजीकरण की प्रक्रिया के लिए व्यापक दस्तावेजीकरण की आवश्यकता होती है और इसमें सख्त अनुपालन शामिल होना चाहिए, जो एनजीओ के लिए चुनौतियां उत्पन्न कर सकता है। मतलब कई प्रकार की चुनौतियां होती हैं, कागजी कार्रवाई होती है, उस कागजी कार्रवाई को डिजिटलीकरण का रूप देते हुए वर्तमान के दौर से जोड़ते हुए आधुनिक तकनीकी प्रणालियों के द्वारा उसको लैस किया जाना चाहिए, और वर्तमान की जितनी भी तकनीकी इस्तेमाल की जाती है उसको पारदर्शी होना चाहिए। और जब पारदर्शिता रहेगी तो जितने भी अनुपालन मतलब कार्य किए जाएंगे, जो कार्यवाहक जो प्रशासनिक कार्यवाहक लोग हैं, वो भी इसमें पारदर्शिता को अपने मतलब दिखा पाएंगे, या मतलब पारदर्शिता को मेंटेन कर पाएंगे। तो एफसीआरए की व्याख्यात्मक अस्पष्टता का फायदा अधिकारियों द्वारा एनजीओ को लक्षित और प्रतिबंधित करने के लिए किया जा सकता है। अस्पष्टता का फायदा, व्याख्यात्मक अस्पष्टता का फायदा अधिकारियों द्वारा एनजीओ को लक्षित प्रतिबंधित करने के लिए किया जा सकता है। कोई भी अधिकारी है, उसके द्वारा अगर किसी एनजीओ के द्वारा व्याख्या करी गई वो अस्पष्ट है, तो उसको किसी भी अधिकारी के द्वारा क्या किया जाता है, उसको लक्षित किया जा सकता है और उसको प्रतिबंध मतलब उस पर लगाया जा सकता है। प्रशासनिक देरी एक ये भी मतलब चुनौती है। एफसीआरए पंजीकरण नवीनीकरण के लिए लंबी प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण एनजीओ के संचालन में फंडिंग तक पहुंच में बाधा उत्पन्न होती है, ऐसा भी रिपोर्ट में आया है। पारदर्शिता की कमी, मैंने आपको बताया कि पारदर्शिता कब आ सकते हैं। एफसीआरए के तहत विदेशी धन के उपयोग में पारदर्शिता की कमी के लिए कुछ गैर सरकारी संगठनों की आलोचना की गई, और चिंताएं अक्सर तब उत्पन्न होती हैं जब इन फंडिंग के विशिष्ट उद्देश्यों और लाभार्थियों का स्वरूप जो स्पष्ट रूप से खुलासा नहीं किया जाता। अगर किसी एनजीओ को धन प्राप्त हुआ या फंडिंग प्राप्त हुई, तो उसके द्वारा जितने भी उसके पास लाभार्थी हैं, उसको ग्रहण करने वाले हैं, उस फंड की प्राप्ति करने वाले हैं, उनका खुलासा जो एनजीओ है उसको कैसे करना चाहिए, उसको अपने तरफ से
पारदर्शिता दिखानी चाहिए और जितने भी लोग हैं उनके विषय में बताना चाहिए कि हाँ इतने लोग हैं हमारे पास, इतने लोगों का इतना खर्चा आएगा, और उसको लिखित ब्यौरा और डिजिटलीकरण उसको किया जाना चाहिए, और बाकायदा फ़ोटो या कैमरा या वीडियो के माध्यम से उसको दिखाया जाना चाहिए कि हाँ इतने लोगों को ये फंडिंग पहुंच चुकी है। फंडिंग तक आसमान पहुंच, फंडिंग आसमान तक पहुंच मतलब फंडिंग तक आसमान पहुंच, आसमान पहुंच है, आसमान नहीं, आसमान पहुंच है फंडिंग तक। देखिए समस्या ये है कि जटिल एफसीआरए पंजीकरण प्रक्रिया संगठनों के लिए चुनौती खड़ी करती है, साथ ही उच्च अस्वीकृति दर विदेशी योगदान प्राप्त करने की उनकी क्षमता को प्रभावित करती है। अगर किसी एफसीआरए मतलब संगठन एफसीआरए नियम के तहत किसी भी संगठन को मतलब जैसे एनजीओ को मिल गया किसी विदेश से फंड, विदेशी फंड मिल गया, बेशक वो अपने मतलब किसी अच्छे कार्य के लिए दे रहा हो, लेकिन उसके जो नियम है एफसीआरए के अंतर्गत उस कार्यवाही को उस कार्य प्रणाली के अंतर्गत से ही गुजरना ही पड़ेगा, चाहे जहाँ से चाहे जिस देश से फंडिंग प्राप्त की हो, चाहे वो बेशक सत्य के लिए हो, जिसे किसी मतलब प्रत्यक्ष सकारात्मक कार्य के लिए की जा रही हो फंडिंग, बेशक वो की जा रही है, लेकिन उसका जो प्रोसेस होगा एक ही प्रभाव होगा, राजनीतिक प्रभाव की संभावना वहाँ पर बनी रहती है। और कुछ व्यक्तियों ने एफसीआरए पंजीकरण और विनियमन प्रक्रिया में राजनीतिक प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की है, जो एफसीआरए पंजीकरण की मंजूरी या स्वीकृति को प्रभावित करता है। मैंने आपको पिछले 2-3 दिन पहले आपको बताया था कि जो एफसीआरए एक तरह से आप विनियमन आप चर्चा में देख रहे हैं, इससे पहले मैंने देखा था बताया था कि एनजीओ किस प्रकार से मतलब पैसा लूटते हैं। एक तरह से किसी मंत्री के पास किसी रोड मतलब किसी रोड का जो किसी रोड को बनवाना है, उसको बनवाने के लिए किसी मंत्री के पास फंड में पैसा आता है और उसके अंतर्गत किसी ठेकेदार को मिलता है, और ठेकेदार के बाद में एनजीओ वाले क्या करते हैं, नॉन ग्रीन ट्रिब्यूनल वाले तो क्या करते हैं, वो जाते हैं और धरना देने लगते हैं। धरना देने के बाद में जो उनका मेन आदमी होता है उसको बुलाते हैं ठेकेदार या मंत्री जी, और उसके बाद में होता क्या है, उनके खाते में बैलेंस पड़ जाता है ठीक ठाक मात्रा में, और उसके बाद में वो बताते हैं कि बस मंत्री जी ने कह दिया है कि इसके किनारे जो होगी जो शेडिंग कर दी जाएगी, शेडिंग जिसको बोलते हैं कि मतलब इसके किनारे किनारे साइड में और बीच में पेड़ लगा दिए जाएंगे, इसीलिए हम लोगों को मतलब आगे पर्यावरण के नुकसान से हम लोग बच जाएंगे, इकोसिस्टम हमारा बर्बाद नहीं होगा, इसलिए मतलब उसको बता देते हैं। और ऐसा ऐसा कृत्य होता रहता है समाज में, ऐसे कई सारे कार्य होते रहते हैं, और ये पर्यावरण होता है वो चलता रहता है, और इसीलिए वर्तमान में पर्यावरण का मुद्दा हमेशा के लिए मतलब वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चर्चा में रहता है। और पर्यावरण आगे की राह में अब हम देखते हैं विदेशी योगदान के किसी संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए निरीक्षण तंत्र को मजबूत करना, जैसा एफसीआरए नियम बनाया गया। गैर सरकारी संगठनों के लिए वित्त पोषण तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए एफसीआरए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना, इस प्रक्रिया को सरल किया जा सकता है और इसको तीव्रगामी गति दी जा सकती है, मतलब इसको तीव्र किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करना कि एफसीआरए पंजीकरण और विनियमन प्रक्रियाएं राजनीतिक प्रभाव से मुक्त हैं, मतलब ऐसा भी होना चाहिए कि जो एफसीआरए विनियमन नियम बनाए जा रहे हैं वो राजनीतिक प्रक्रिया से मुक्त हों। ऐसा नहीं है कि किसी नेता या मंत्री के कहने पर ही ये नियम लागू हो रहे हैं और उसके कहने पर ही हटा दिए जा रहे हैं, और इनका मतलब गैर कानूनी मतलब तरीके से उनको खंडित भी किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित हैं। गैर सरकारी संगठनों को विदेशी धन के उपयोग पर स्पष्ट और विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि उद्देश्यों तथा लाभार्थियों का स्पष्ट रूप से खुलासा किया जाए। देखिए एनजीओज को एक और तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए समस्या ये है कि समाज भी उस चीज़ को स्वीकार लेता है जिस चीज़ को एनजीओ या सरकारी किसी नेता या मंत्री या विधायक के द्वारा किया जाता है। समाज को उसका विरोध करना चाहिए। अगर एनजीओ उसको स्वीकार कर लेता है कि समाज को अगर दिखाई देता है कि समाज को लगता है कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, या पर्यावरण या इन्वायरमेंट के साथ में, इकोसिस्टम के साथ में मतलब खिलवाड़ हो रहा है, तो समाज को भी उस पर नज़र बनाए रखनी चाहिए। और अगर ऐसा गलत कृत्य किया जा रहा है और या एनजीओ के द्वारा या अदर किसी मंत्री या विधायक या किसी ठेकेदार के द्वारा, तो उनका
जो स्पष्ट विवरण है, पारदर्शिता को लेते हुए और उसका जो व्याख्या है लिखित रूप में उनसे लेना चाहिए, माँगना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अधिकार है इसका। और उसको मतलब न्यायालय में पेश किया जा सकता है, और कहीं आप मतलब किसी अन्य जहाँ पर आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं, वहाँ पर आप पेश कर सकते हैं, इस चीज़ को बता सकते हैं, इस चीज़ को दिखा सकते हैं। तो आज की सूचना यहीं तक थी, और आज एक ही न्यूज़ था, लेकिन बेहतर न्यूज़ था और हमने इसको कवर किया और बेहतर तरीके से कवर किया। आशा करूँगा कि आप सभी को समझ में आया होगा, और आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में सब्सक्राइब करवाएं, उनको बढ़ाएं और उनको बताएं कि यहाँ भी आपको कुछ अच्छी चीज़ मिल रही है, इसीलिए हम डेली आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।